Hello friends, welcome back to my channel Laughter Taught. Today we are going to learn algebra lesson number 1 linear equation in two variables. इस लेसन के कुछ हॉट्स क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं विच आर इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. तो वो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं हॉट्स क्वेश्चंस, उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ सुटेबल एग्जाम्पल्स लिए हैं. उससे आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड के दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा तो वो एग्जाम्पल मैं आज कवर करने वाला हूँ आज के वीडियो में. तो देखो एक पहला क्वेश्चन सामने दिया है. व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर टुडे द सम ऑफ देयर एजेस देन विल बी 126. व्हेन द फादर वॉज एज ओल्ड एज हिज सन टुडे द सम ऑफ देयर एजेस देन वॉज 38. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है समझ लो. पहले दोनों पर्सन के एजेस हमारे लिए अननोन है, वो हमें फाइंड करने हैं. लेकिन कंडीशंस दिए दोनों पर्सन के एजेस की. आपको कंडीशन दी क्या है, व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर टुडे. मतलब उसके पिताजी का आज का जो एज होगा उस एज का जब वो बच्चा होगा, मतलब आज उस बच्चे का एज कुछ और है लेकिन फ्यूचर में उसका भी एज उसके पिताजी के एज जितना आएगा. मतलब सपोज मैंने अगर कंसिडर किया उसके पिताजी का एज आज 50 ईयर्स है. ओके, तो कुछ सालों के बाद उसका बच्चा भी 50 ईयर्स का होगा. ओके, तो ऐसे केसेस में मतलब क्या दिया आपको, जब वो बच्चा 50 ईयर्स का होगा उसके पिताजी के एज जितना, तब उन दोनों पर्सन के एजेस की एडिशन आपको दी है 126. ओके, ये पहली कंडीशन है. और दूसरी कंडीशन क्या है, जब उसके पिताजी उसके उम्र के थे. मतलब क्या समझ में आया क्या, जब उसके पिताजी उसके उम्र के थे मतलब आज उस बच्चे का जो एज होगा, आज का प्रेजेंट एज जो होगा, उस एज के उसके पिताजी जब थे तब उन दोनों के एजेस की एडिशन 38 थी. तो हमें उन दोनों पर्सन के एजेस फाइंड करने. ओके, तो अभी दोनों के एजेस हमारे लिए अननोन है, तो मैं कंसिडर करता हूँ लेट द, हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है. प्रेजेंट एज ऑफ हीज फादर, सबसे पहले मैं उसके पिताजी का एज कंसिडर करता हूँ बी एक्स ईयर्स एंड हीज एज मीन्स एंड सन्स एज वाई ईयर्स. और उस बच्चे का मैंने एज क्या कंसिडर किया, वाई ईयर्स किया. ओके, अभी आपको पहली कंडीशन क्या दी है, जब वो बच्चा उसके पिताजी के एज का होगा, मतलब उसके पिताजी का आज का एज क्या है, एक्स ईयर्स. मतलब उस बच्चे का एज भी एक्स ईयर होगा आफ्टर सम ईयर्स. ओके, तो अभी हम कंसिडर करेंगे. सो सन्स एज व्हेन ही विल बी as old as his father today. इसका मतलब क्या हुआ, जब वो बच्चा उसके फादर का आज का जो एज है उतने उम्र का जब वो होगा तब उसका एज क्या होगा, ऑब्वियसली उसका एज भी एक्स ईयर्स होगा क्योंकि फादर का एज आज एक्स है और वो बच्चे का भी एज आपको एक्स ईयर्स होना चाहिए उस केस में, तब जाके उन दोनों की एडिशन 126 आती है. ओके, सो देयरफॉर, तो फिर उस वक्त अभी देखो जब वो बच्चा एक्स ईयर्स का हो जाएगा, मतलब उसके पिताजी की उम्र जितना जब बड़ा हो जाएगा वो, तब उसके पिताजी का एज क्या होगा. देखो अभी इस कंडीशन में हमने क्या लिखा है कि वो बच्चा जब उसके पिताजी की उम्र का जितना होता है तो मतलब बच्चे का एज बढ़ गया है. अगर बच्चे का एज 10 साल या 15 साल या 20 साल से बढ़ता है तो ऐसे केसेस में उसके पिताजी का एज भी 10 15 20 साल से बढ़ जाएगा. ओके, मतलब अगर वो बड़ा होता है 10 15 साल से तो उसके पिताजी भी तो बड़े होंगे ना 10 15 साल से, कि उनका एज ऐसे के ऐसे रहेगा, लिविंग थिंग है ना, वो भी तो बढ़ेंगे ना. तो इसीलिए अभी हम क्या कंसिडर करेंगे, सो देयरफॉर फादर्स एज एट दैट टाइम. ओके, एट दैट टाइम मतलब फ्यूचर में वो भी बड़े होंगे 10 15 साल के बाद, जो भी होगा. सपोज मैंने कंसिडर किया है ये फादर्स एज एट दैट टाइम, उस वक्त उसके पिताजी का एज क्या होगा, आज उसके पिताजी का एज है एक्स. और अभी देखो अगर बच्चा जितने साल से भी बढ़ेगा, देखो पिताजी और उसका बच्चा इन दोनों के एजेस में जितना गैप होगा वो गैप तो कांस्टेंट रहेगा. मतलब अगर मैंने यहाँ पे बच्चे का एज 20 साल के बाद लिखा है तो उसके पिताजी भी 20 साल के बाद उतने ही बढ़ जाएंगे. बच्चे के एज में भी 20 ईयर्स ऐड होंगे और फादर्स के एज में भी 20 ईयर्स. अगर उन दोनों के बीच में 20 ईयर्स का गैप है, अगर उन दोनों के बीच में 25 ईयर्स का गैप है बच्चे के एज में और पिताजी के एज में, तो 25 ईयर्स के बाद वो बच्चा भी उसके पिताजी की उम्र का जितना होगा. मतलब वो गैप जो रहेगा उनके एजेस के बीच में वो कांस्टेंट रहेगा.
तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस एक्स माइनस वाई, मतलब इतने साल जो उनके दोनों के एजेस का जो गैप है वो गैप उसके पिताजी के प्रेजेंट एज में ऐड होगा और वो होगा उसके पिताजी का एज एट दैट टाइम। ओके, ये मैंने कंसिडर किया। अभी पहली कंडीशन क्या दी है? सो एज पर फर्स्ट कंडीशन, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाना। अगर इसके इक्वेशन आपको प्रॉपर मिल गए तो वो तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, इक्वेटिंग कोई भी क्षण से सॉल्व कर लेते हैं बच्चे उसको आसानी से। हॉट्स क्वेश्चन में स्पेशली क्या होता है, जो कंडीशंस दी होती है उस कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन को प्रॉपर अरेंज करना। अगर आपको अरेंज करते आया इक्वेशन की कंडीशन तो मतलब समझ लो ये क्वेश्चन के मार्क्स आपके हाथ में 101% है, ये तो कभी जाएंगे ही नहीं मार्क्स फिर बाहर। सिर्फ कंडीशन क्या है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसका प्रॉपर इक्वेशन बनना चाहिए। ओके, तो देखो पहली कंडीशन क्या दी है, उस वक्त उस बच्चे का एज, जब वो बच्चा उसके पिताजी की उम्र जितना होगा उसका एज और उसके पिताजी का उस टाइम का एज, इन दोनों के एजेस की सम कितनी दी है? 126 दी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस ये उस बच्चे का एज है उस वक्त जब वो उसके पिताजी की उम्र का होगा, और उसके पिताजी भी तो उतनी ईयर से बढ़ेंगे। ये जो गैप है इस गैप के हिसाब से वो कांस्टेंट गैप रहेगा उन दोनों के बीच में, फिर वो 5 साल से बड़े, 10 साल से बड़े, या कितने भी साल से दिए हो फिर वो गैप आपको। ओके, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो x प्लस एक्स, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 126। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, x प्लस एक्स कितना आएगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 126। तो ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। ओके, समझ में आया? अभी देखो सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, व्हेन द फादर वॉज एज ओल्ड एज हिज सन टुडे, मतलब अभी आज बच्चे का जो एज होगा, सपोज 25 होगा, 30 होगा, जो कुछ भी एज होगा, मतलब जब उसके पिताजी 30 ईयर्स के ओल्ड, उसके आज मैंने क्या कंसिडर किया है, उस बच्चे का एज सपोज मैंने 30 ईयर्स कंसिडर किया है, तो मतलब जब उसके पिताजी 30 ईयर्स के थे, जस्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ समझने के लिए, तो मतलब जब आज बच्चे का जो एज है उसी एज के जब उसके पिताजी थे, तब उन दोनों के एजेस की जो एडिशन है वो 38 होती है। तो मतलब अभी हम कंसिडर करेंगे, सो लेट देयरफॉर फादर्स एज व्हेन ही वॉज एज ओल्ड एज सन टुडे, उस बच्चे का आज का जो एज है उस एज के जब उसके पिताजी थे तब उन दोनों के एजेस की एडिशन आपको 38 दी है। तो इसलिए अभी क्या होगा, सो बच्चे का एज क्या होगा, सो देयरफॉर सन्स एज, तो उस वक्त उस बच्चे का एज क्या होगा? देखो जब बच्चा बड़ा होगा तो बच्चे का जो उसके पिताजी का जो एज होगा, बच्चे जितने साल से बड़ा होगा उतने साल पिताजी के एज में ऐड हो जाएंगे। अभी आगे क्या दिया है, उसके पिताजी का एज, उस बच्चे का एज जब था, आज बच्चा जिस उम्र का है वो एज जब था, तो मतलब अभी रिवर्स आना है हमें। ओके, क्या आना है? रिवर्स आना है। सो सन्स एज एट दैट टाइम, उस बच्चे का एज क्या होगा फिर उस वक्त? हमने क्या कंसिडर किया है उसका एज, हमने उसका एज वाई कंसिडर किया है। ओके, तो उसके एज में से वो जो गैप है, उन दोनों के एज के बीच में जो गैप है वो गैप क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं, अभी पीछे आ रहे हैं, इसीलिए उन दोनों के एजेस का गैप जितना है उतना गैप कम हो जाएगा, तब जाके उसके पिताजी उसकी उम्र जितने होंगे। पास्ट में आना है हमें। तो फिर अभी एज पर सेकंड कंडीशन क्या दी, उस वक्त उन दोनों के एजेस की एडिशन दिए। एज पर सेकंड कंडीशन उसके पिताजी का एज जब ये अभी उसके पिताजी का एज हो गया जब वो पिताजी उसके उम्र के थे तब, और ये उसका एज y माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 38। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, y प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स, सॉरी ऐसे क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है इसीलिए ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव पॉजिटिव होगा। देखो अभी y प्लस वाई कितने हो गए? 3y, और ये माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 38। ये हो गई सेकेंड कंडीशन। अभी आपको दो इक्वेशंस मिले, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से सॉल्व करो या फिर
सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। सो बेटर ये है कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से सॉल्व करेंगे हम इसको। कैसे? अभी देखो, इन दोनों वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है वो इंटरचेंज है। ओके, हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट यूज़ करेंगे। किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करो, उसको मल्टीप्लाई करके, एक तो देखो x का कोएफिशिएंट इक्वल करो या फिर y का कोएफिशिएंट इक्वल करो। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब ये जो x वेरिएबल हैं इन दोनों का कोएफिशिएंट में इक्विलाइज करता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। अगर मैंने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा -3x प्लस 3 3 ज़ा 9। अभी देखो 38 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 114। तो अब ये नया इक्वेशन बन गया नंबर 3। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? अभी देखो दोनों इक्वेशन को अच्छे से देखो। अभी कौन से इक्वेशन को? फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो गया है और इन दोनों का साइन अलग अलग है। और जब कोएफिशिएंट का साइन अपोजिट होता है तब उन दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ता है, तब जाके ये इलिमिनेट होते हैं। तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, -3x प्लस 9y इज इक्वल टू 114, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 126। ओके, एडिशन है तो मतलब किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, जस्ट ये दो इलिमिनेट हो जाएंगे। 9 माइनस 1y, 9y माइनस 1y 8y इज इक्वल टू, दोनों के एडिशन क्या आएगी 240। ओके, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 240 अपॉन ये y का कोई भी क्षण है, यहाँ आते वक्त डिवाइड करेगा वो 240 को। और देखो जब ये मल्टीप्लायर डिवाइज़र होता है तो साइन चेंज नहीं होता है। ओके, सो इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 30। तो मतलब y के आंसर, y की वैल्यू क्या है ये 30। अभी ये वैल्यू आपके पास 3 इक्वेशंस अवेलेबल है, ये 1 2 और ये 3, तीनों में से किसी एक इक्वेशन में पुटअप करो। पुट y इज इक्वल टू 30। मैं इसको इन इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करता हूँ। ओके, कहाँ पे पुट होगा वो? y की जगह पे। सो 3x माइनस y का ऑपरेटर जो यहाँ पे दिया है वो माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, इज इक्वल टू 126। सो 3x इज इक्वल टू 126, ये माइनस का क्या होगा प्लस। सो 3x इज इक्वल टू दोनों के एडिशन 156। ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाय 3, क्या आएगा आंसर? 156 को 3 से डिवाइड किया, 3 5 15। ओके, और 52, तो ये हुआ x की वैल्यू। x मतलब क्या? उसके पिताजी का एज। y मतलब क्या? उसका एज। तो फिर हमें x और y मिल गए तो इसीलिए अभी रिजल्ट लिखेंगे। सो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज इक्वल टू 52 ईयर्स एंड सन्स एज, सन का एज क्या होगा? सन का एज हमने क्या कंसिडर किया है y, तो वो होगा 30 ईयर्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ पर्सन डिपॉजिट ₹X इन अ सेविंग बैंक अकाउंट एट अ रेट ऑफ 5 PCPA एंड ₹Y इन FD। FD मतलब फिक्स डिपॉजिट में वो अगर डिपॉजिट करता है तो उसका जो रेट दिया है फिक्स डिपॉजिट का वो 10 PCPA है। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर ही गेट्स ₹400 एज अ टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट मतलब उसका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट दोनों मिला के टोटल दी 400। लेकिन अभी आगे कंडीशन क्या दी है, इफ़ ही डिपॉजिट ₹Y इन अ सेविंग अकाउंट और ₹X इन अ FD ही वुड गेट ₹350 एज अ टोटल इंटरेस्ट। मतलब अभी क्या हुआ, उसने सेविंग अकाउंट में जितनी अमाउंट थी वो अमाउंट अभी उसने अगर फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट की होती और उसने पहले कंडीशन में जो फिक्स डिपॉजिट में जो अमाउंट डिपॉजिट की है वो अगर उसने सेविंग अकाउंट में अगर डिपॉजिट की तो उस वक्त उसको जस्ट ₹350 एज अ टोटल इंटरेस्ट मिलता है 1 साल के लिए। तो अभी हमें फाइंड करना है उसकी टोटल अमाउंट दैट ही डिपॉजिटेड। तो उसने एक्चुअल कितनी अमाउंट डिपॉजिट की थी ये हमें फाइंड करना है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो अभी है कितनी कितनी अमाउंट उसने डिपॉजिट की है ये हमारे लिए अननोन है, इसीलिए फिर से हम कंसिडर कर, यहाँ पे दिया है उसने ऑलरेडी शुरुआत में कि उसने ₹X सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किए और ₹Y फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट किए। तो सबसे पहले अभी हम वही कंसिडर करेंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड इन
सेविंग अकाउंट। ओके, शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू ₹X एंड इन फिक्स डिपॉजिट, एफडी में कितने डिपॉजिट करता है वो, ₹Y। ओके, तो पहली कंडीशन अभी देखो, उसने फिक्स डिपॉजिट में ₹Y डिपॉजिट किए हैं और सेविंग अकाउंट में X रुपीज़, तो उसकी टोटल अमाउंट क्या हुई, सो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, ये हो गई सेविंग अकाउंट की और ये हो गई फिक्स डिपॉजिट की, तो ये X प्लस वाई उसकी टोटल अमाउंट होगी। ओके, लेकिन देखो उसने जब सेविंग अकाउंट में, ये सेविंग है हाँ, SA, जब उसने सेविंग में अगर X रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है, उसको जस्ट 5% इंटरेस्ट मिलता है। और एफडी के लिए उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है, 10%। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, सो इंटरेस्ट गॉट ऑन सेविंग अकाउंट, कितना इंटरेस्ट मिलता है उसको, ये 5% मिलता है। ये 5% किसका है, जितने अमाउंट उसने इन्वेस्ट किए उसका। तो कितने अमाउंट उसने इन्वेस्ट किए सेविंग में, X रुपीज़, तो 5x/100 इतना उसको इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट के लिए। एंड फॉर एफडी के लिए उसको कितना मिलेगा, एफडी के लिए उसको 10% मिल रहा है। तो ये 10% किसका होगा, 10% होगा उसने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है उसका। तो 10y/100। ओके, सो पहली कंडीशन क्या है, एज पर फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में उसको कितना टोटल इंटरेस्ट मिलता है, उसको 5% मिलता है सेविंग अकाउंट के लिए और 10% मिलता है उसको एफडी के लिए। और दोनों का जो इंटरेस्ट है, ये टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट की जो एडिशन है वो है ₹400। ओके, अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 है, डिनोमिनेटर में 100 है, दोनों डिनोमिनेटर को अगर हम ऐसे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन होती है ना। सो 5x + 10y/100 इज इक्वल टू 1400। तो ये 100 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, सो क्या आएगा, 5x + 10y इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, 40,000। ओके, पूरा जो इक्वेशन है पूरा जो इक्वेशन है इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, एज इट इज़ रखना है एज इट इज़ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल मैं अभी ऐसे ही ऐसे रहने देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, आगे जाके हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या दिए, सेकंड कंडीशन में उसने ये अमाउंट अगर रिवर्स कर दी, जो एफडी में डिपॉजिट किए वो सेविंग में डाल दी और जो सेविंग में है वो एफडी में डिपॉजिट कर दी, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है, उसको 350 इंटरेस्ट मिलता है। सो एज पर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या दिए हैं, उसको देखो 5% मिलते हैं, किसके लिए, किसके लिए 5% मिलते हैं उसको, सेविंग के लिए। ओके, और अभी उसने क्या किया है, जो सेविंग में जो अमाउंट डिपॉजिट की थी वो अमाउंट उसने अभी एफडी में डाल दी है, तो मतलब एफडी का रेट होगा उसका 10%। ओके, और सेविंग का रेट क्या होगा, 5%। तो ये इसके हिसाब से ये कंडीशन होगी और उसको मिलता है 350। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन को 350 से मल्टीप्लाई किया तो 10x + 5y, सॉरी पूरे इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इस पूरे इक्वेशन को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 यहाँ से एलिमिनेट होगा, यहाँ से एलिमिनेट होगा और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। सो 10x + 5y इज इक्वल टू 35,000। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हैं, इन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट है वो इंटरचेंज है। तो जब वेरिएबल के कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसको ASA मेथड से, मतलब उस एक बार एडिशन करते एक बार सब्ट्रैक्शन करके सॉल्व करते। लेकिन हमें इसको यहाँ पे इतना टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हमें टोटल इन अमाउंट फाइंड करनी है और टोटल अमाउंट क्या है, x + y। अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, सिंपली ऐड 1 and 2, क्या आएगा इक्वेशन, 5x + 10y इज इक्वल टू 40,000 और 10x + 5y इज इक्वल टू 35,000। ओके, इससे क्या होगा, हमें डायरेक्टली x + y की वैल्यू मिलेगी, हमें सेपरेट सेपरेट x और सेपरेट y फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, देखो अगर मैंने इसको क्या कर एलिमिनेट किया, डिवाइड किया होता, ओके 5 से अगर डिवाइड किया होता तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाता, लेकिन मुझे क्या करना पड़ता उस वक्त, ये दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेपरेटली फाइंड करनी पड़ती। लेकिन अभी यहाँ पे अगर हमें x + y टोटल फाइंड करना है तो हमने कोई भी क्षण इंटरचेंज थे तो इसीलिए जस्ट इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया।
ऐड करने से क्या होगा, ये 15x 15y दोनों 15 से डिविजिबल है तो 15 से डिवाइड हो जाएंगे, तो आपको डायरेक्टली x प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी। इन दोनों की एडिशन होगी 75,000। सो क्या आया इक्वेशन, 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 75,000। देखो दोनों को, ये 15 से डिविजिबल है, ये भी 15 से डिविजिबल है और ये भी 15 से डिविजिबल, मतलब दोनों साइड को हम 15 से डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड अब वो इक्वेशन बाय 15, सो वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 5 जा 75, तो 5,000। तो उसने मतलब कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, सो देयर फोर टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ₹5,000। तो उसने टोटल बैंक में 5,000 अमाउंट डिपॉजिट की है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ अ 3 डिजिट्स इज 12। मतलब एक नंबर दिया है आपको और वो जो नंबर है उस नंबर में आते हैं 3 डिजिट्स आते हैं और उन तीनों डिजिट्स की एडिशन आपको दी है 12। और आगे दिया है द मिडल डिजिट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द अदर 2 डिजिट। मतलब अभी 3 डिजिट नंबर है और इन तीनों डिजिट में मिडल का जो डिजिट है वो मिडल डिजिट की जो वैल्यू, फेस वैल्यू नॉट अ प्लेस वैल्यू, उसकी जो फेस वैल्यू है वो एक्सट्रीम डिजिट के एडिशन का एग्जैक्टली हाफ है। ओके, इन ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स बी रिवर्स, अगर उन डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दिया तो जो नंबर मिलता है हमें, जो नया नंबर मिलता है, द नंबर डिमिनिश बाय 198, मतलब वो नंबर 198 से छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। देन फाइंड द नंबर्स, तो हमें उन नंबर्स को फाइंड करने हैं। अभी देखो 3 डिजिट नंबर है ये, अगर ये 3 डिजिट नंबर है तो उसमें हमें यूनिट प्लेस की वैल्यू, 10 प्लेस की वैल्यू और 100 प्लेस की वैल्यू, ये तो आपको पता है। यूनिट प्लेस की वैल्यू होती है 1, 10 प्लेस की वैल्यू होती है 10 टाइम्स ऑफ द डिजिट और 100 प्लेस की वैल्यू होती है 100 टाइम्स ऑफ द डिजिट। ओके, जो 100 प्लेस में होगा वो। तो अभी यहाँ पे हम डिजिट कंसिडर करेंगे, यहाँ पे तीनों के तीनों डिजिट हमारे लिए अननोन है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उनके लिए वेरिएबल कंसिडर करेंगे। लेकिन इन तीनों में से जो मिडल का जो डिजिट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कंडीशन दी आपको, तो इसीलिए आपको वेरिएबल सिर्फ 2 डिजिट्स के लिए कंसिडर करना है। कौन से 2 डिजिट के लिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट द डिजिट इन 100 प्लेस बी एक्स एंड यूनिट प्लेस बी वाई। तो मैंने कंसिडर किया कि जो 100 प्लेस का जो डिजिट है वो मैंने एक्स कंसिडर किया है और यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो वाई कंसिडर किया है। ओके, सो देयरफॉर, और देखो आगे कंडीशन क्या दी है, और जो मिडल का जो डिजिट है एंड द मिडल डिजिट, वो भी लिख लेता हूँ मैं पहले। एंड द मिडल डिजिट क्या है, हाफ ऑफ द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट। ये जो एक्सट्रीम के जो डिजिट है, मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट और 100 प्लेस का जो डिजिट है, इन दोनों डिजिट की सम डिवाइडेड बाय 2, मतलब मिडल जो है विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट। ओके, ये भी मैंने कंसिडर कर लिया। तो अभी ओरिजिनल नंबर लिखेंगे। सो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ये 100 प्लेस का डिजिट है, अगर ये 100 प्लेस का डिजिट है तो इसकी वैल्यू 100 टाइम्स होगी। ओके, प्लस मिडल का डिजिट ये 10 प्लेस का डिजिट है, ये 10 प्लेस का डिजिट है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, कैन यू गेस, इसकी जो वैल्यू होगी वो 10 टाइम्स ऑफ द डिजिट होगी। क्या होगी, 10 टाइम्स ऑफ डिजिट, 10 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय ये डिजिट 1/2 इन ब्रैकेट प्लस 5, और यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, वाई। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर। इसको देखो ये रिड्यूस हो रहा है तो मैं इसको रिड्यूस भी कर सकता हूँ। ओके, सो 100x प्लस 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो ये 5 इन ब्रैकेट x प्लस वाई। ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, 100x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 5x, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5y प्लस वाई। ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, इन दोनों की एडिशन आएगी 105x, ये दोनों भी सिमिलर टर्म्स है, इन दोनों की एडिशन आएगी 6y। तो ये हुआ आपका ओरिजिनल नंबर। ओके, ये क्या हुआ, ओरिजिनल नंबर। अभी आपको पहली कंडीशन क्या दी है, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन
ये ओरिजिनल नंबर है ऊपर का। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, ये जो तीनों के तीनों जो डिजिट है, 100 प्लेस का डिजिट, यूनिट प्लेस का डिजिट और 10 प्लेस का डिजिट, इन तीनों डिजिट की एडिशन कितनी दी है आपको, 12। सो देयर फोर एक्स प्लस ये मिडल का डिजिट 1/2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई और ये यूनिट प्लेस का डिजिट, इन तीनों डिजिट की एडिशन आपको दी है 12। ओके, अभी क्या करेंगे हम, ये पूरे इक्वेशन में ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का कोएफिशिएंट फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है 2, तो पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा और इक्वेशन एक सिंपल, वो जो इक्वेशन है उसके जो कोएफिशिएंट है वो एक सिंपल है, मतलब एज अ होल नंबर मिलेंगे आपको। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा 2 एलिमिनेट हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, x प्लस वाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 24। देखो ये पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर ले, ओके, मल्टीप्लाइड होल इक्वेशन बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना मतलब हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। नहीं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड को छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना है। अगर एक घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे में से एक बच्चा बाहर घूमने गया है, कुछ उसके जो दादाजी है उन्होंने अगर उसके लिए कुछ मिठाई लाई है, इन तीनों को बांटा है और इसको नहीं दिया, इसको बाद में पता चला कि दादाजी ने मिठाई लाई थी, मुझे नहीं मिली, अरे शोर करेगा वो पूरे घर में। तो क्या करना होगा, चारों को शांत करना होगा। तो इसीलिए हमने इन चारों को मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई। समझने की कोशिश करो, मतलब उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे वो पूरे टर्म्स को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो अभी यहाँ पे सिमिलर टर्म्स होंगे तो सिमिलर टर्म्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन एज पर द साइन ऑफ दैट टर्म, ओके। ये 3x होगा, इन दोनों की एडिशन 3y और ये 24। पूरा इक्वेशन 3 से डिवाइड होता है तो मैं उसको भी डिवाइड करूँगा, ओके। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ओके। समझ में आया। अभी देखो आगे कंडीशन क्या दी है, अगर इन जो ये जो 3 डिजिट थे, इन तीनों डिजिट को अगर रिवर्स कर दिया, तीनों डिजिट को अगर रिवर्स कर दिया तो प्लेस किसकी चेंज होगी, प्लेस सिर्फ यूनिट प्लेस की और 10 प्लेस का जो डिजिट है इन दोनों की प्लेस चेंज होगी। जो मिडल में है वो तो एज इट इज़ रहेगा बेचारा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, वो कहीं पे भी नहीं हिलेगा, ओके। तो फिर अभी कंडीशन क्या दिए, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, ओके। डिजिट्स को अगर रिवर्स किया तो डिजिट्स को अगर मैंने रिवर्स किया तो किसकी जगह बदल होगी, इसकी जगह बदल होगी और 100 प्लेस का जो डिजिट है उसकी जगह बदल होगी। तो 100y प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2x प्लस वाई और ये y की जगह पे आएगा x, मतलब 100 प्लेस का डिजिट, ओके। सो 100y प्लस ये यहाँ पे फिर से डिवाइड करेंगे हम 2 से तो आंसर आएगा 5 इन ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू x। सो 100y प्लस 5x प्लस 5y प्लस x, ओके। एडिशन 100y और 5y की होगी 105 105y प्लस 5x और x की एडिशन होगी 6x, ओके। समझ में आया। तो देखो ये अभी नया नंबर है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स वी गेट न्यू नंबर। तो ये नया नंबर मिला हमें, ये ओरिजिनल नंबर है और ये नया नंबर है। तो अगर ये जो नया नंबर मिलता है डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद, तो ये नया नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से डिमिनिश बाय 198, डिमिनिश बाय 198 मतलब वो ओरिजिनल नंबर से छोटा है। ओरिजिनल नंबर से क्या है, छोटा है। ओरिजिनल नंबर से छोटा है मतलब ओरिजिनल नंबर में से अगर मैंने 198 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मुझे ये नया नंबर मिलेगा। या फिर अगर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर मैंने नए नंबर में 198 ऐड किया तो मुझे ओरिजिनल नंबर मिलेगा, ओके। कैसे भी कहो मतलब सेम है। सो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, जो ओरिजिनल नंबर है वो बड़ा है, ओके। और ये ओरिजिनल नंबर बड़ा है और जो नया नंबर है वो छोटा है। मतलब अगर मैंने ये जो नया नंबर मिला है इसमें अगर मैंने 198 ऐड कर दिए तो ये नंबर में अगर मैंने 198 ऐड किए तो मुझे वह ओरिजिनल नंबर मिलेगा, ओके। अभी क्या करेंगे हम इसको लीनियर इक्वेशन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे।
105x, ये इधर आते वक्त माइनस एक्स होगा, ये एज इट इज़, ये इधर आते वक्त माइनस वाई होगा, और ये 198 एज इट इज़। ओके, 105x और 6x, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी 99x, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आएगी -99। क्यों? क्योंकि 105 बड़ा नंबर है, इज इक्वल टू 198। 198 और ये इन दोनों के कोएफिशिएंट 99 से डिविजिबल है, तो इसको 99 से डिवाइड करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। ओके, आपको ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है, उनके कोएफिशिएंट भी सेम है और साइन भी अलग अलग है, तो इनको जस्ट सिंपली ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों के एडिशन की y एलिमिनेट, तो 2x इज इक्वल टू 10, सो 2x इज इक्वल टू 10 मतलब, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या, 10/2, सो x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो अभी ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट या सेकंड में, सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा हमें, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, सो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 माइनस 2 मतलब 6। ओके, अभी आपको x भी मिल गया है और y भी मिल गया है, तो अभी ये वैल्यू ओरिजिनल नंबर में पुटअप करो। ये जो ओरिजिनल नंबर का जो इक्वेशन बना है इसमें, सो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, सो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 105x प्लस 6y, सो 105x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 105 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 25 प्लस 36। ओके, दोनों की अभी एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 543। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, सो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 543। तो इस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व किया जाएगा। ओके ओके, तो ये थे लेसन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे हम सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।